हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में। ये प्रोग्राम जैसा आप सभी जानते हैं, इट्स पावर्ड बाय विराज फाउंडेशन एंड foodsoul.in। आज हमारे साथ बहुत ही एक ऐसी शख्सियत से मिलवा रहे हैं हम आपको जो एक समाज के लिए और आप सभी के लिए प्रेरणादायक है। और जैसा आप सभी ने सुना होगा कि किसी भी संस्था को गुड से एक्सीलेंट और एक्सीलेंट से ग्रेट बनाने में एम्प्लॉइज का बहुत हाथ होता है। तो आज हमारे साथ में श्री विनोद त्रिपाठी जी हैं, जो डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं सायाजी होटल्स लिमिटेड में। और हम बैठे हैं भोपाल में स्थित उनकी प्रॉपर्टी पे। सायाजी अपनी हॉस्पिटैलिटी और टेस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। और अपना विनोद जी का सफर जो है बहुत नीचे से ऊपर और आगे आए हैं। तो आज हम विनोद जी से सीखेंगे कि उनकी जर्नी कैसे रही, उनसे जानेंगे। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मिलके हमारे जो व्यूअर्स हैं और हम बहुत खुशी हो रही है जी। नमस्कार सभी को। तो बताइए, आपकी ये जो आज आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं सायाजी में, और सायाजी बहुत ही प्रतिष्ठित चेन ऑफ होटल्स है भारत में जी। तो आपका सफर यहाँ तक कैसे शुरू हुआ? आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? कहाँ वेयर वेर यू बोर्न? आप कहाँ हुए? जी 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 नमस्कार सभी लोगों को। मेरा नाम विनोद त्रिपाठी है और मैं सायाजी भोपाल में मैं एज ए डायरेक्टर ऑपरेशंस काम कर रहा हूँ। सर, आपने जैसे पूछा कि मैं कहाँ पे बोर्न हुआ हूँ, तो बेसिकली मैं सतना का रहने वाला हूँ। मध्य प्रदेश में एक जगह है सतना, रामपुर बघेलान पड़ता है, तो मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरी जो पढ़ाई हुई है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ से हुई है। अच्छा। जी जी जी। मेरे पिताजी जो है तो टीचर थे। ग्रेट। तो ये ट्राइबल इलाका है, एक जगह पे अंबिकापुर कहलाता है। हाँ, अंबिकापुर। उदयपुर है, काफी मतलब इंटीरियर में है। तो मेरी पढ़ाई, चूंकि मेरे फादर टीचर थे, तो मैं जब 4 साल का था तभी मेरे पिताजी मेरे को साथ में लेके गए। अच्छा जी। और इतना पिछड़ा था सर उस टाइम पे। आज तो छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी पोजीशन पे, बहुत ग्रोथ है, बहुत डेवलपमेंट है आज के डेट में। उस टाइम पे तब मध्य प्रदेश में हुआ करता था छत्तीसगढ़। तो मेरे फादर जहाँ पे जॉब करते थे, तो आप समझें कि हम लोग एक जगह पे बस से उतरते थे, वहां से 25 किलोमीटर अंदर पैदल चल के जाना पड़ता था। 25 किलोमीटर? जी, 25 किलोमीटर। तो मतलब आप बस से उतर के अपने गांव जाने के लिए जी 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 25 किलोमीटर पैदल चलना? 25 किलोमीटर। मेरे फादर मेरे को कभी कंधे में बैठा के, कभी किसी तरह से पकड़ के हाथ लेके जाते थे। और 4 साल के एज पे मैं ज्यादा चल भी नहीं पाता था, बट चूंकि फादर के साथ रहना था, तो अब पढ़ाई लिखाई ऐसा था कि चूंकि अब वो काफी बताया जैसे कि रूरल एरिया था। तो स्कूलिंग आपकी, मतलब प्राइमरी एजुकेशन आपकी वहां से? एजुकेशन हुई, और एजुकेशन भी ऐसे कि मैं कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा जी। मैं मतलब मेरे फादर थे, तो ऐसा था कि स्कूल की ही बड़ी दिक्कत थी। मतलब आज आपके घर में स्कूल लग रही है, कल आपके घर में लग रही है, परसों मतलब वहाँ पे एक प्रॉपर स्कूल नाम का कुछ है ही नहीं। कभी पेड़ के नीचे स्कूल लग रही है। तो इस तरह से पढ़ाई लिखाई हुई। क्योंकि अब फादर ही मेरे टीचर थे, तो मेरी जो बेसिक्स थी, मेरी जो नींव थी, तो वो मुझे पढ़ाते थे तो काफी मजबूत रहती थी मेरी। तो आपका जो स्कूलिंग हुई, प्राइमरी स्कूलिंग, वो गांव में ही हुई? गांव में हुई, बिल्कुल। मतलब जो ट्राइबल पीपल होते हैं उनके साथ में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। और फिर इसके बाद में मैं फर्स्ट से लेकर 9th तक मैं वहीं छत्तीसगढ़ में पढ़ा। अच्छा। 10th 11th 12th के लिए मैं अपने नेटिव प्लेस सतना आ गया। ओके। फिर वापस से मैं बीएससी जो है तो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल तक, फिर इंग्लिश लिटरेचर से जो एमए है वो मैं अंबिकापुर से किया। अच्छा, आपने बीएससी किया एमपी से? बीएससी मैंने छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से किया, और इंग्लिश लिटरेचर से भी एमए भी मैंने वहीं से किया। अच्छा, ओके ओके। और फिर इसके बाद में मैनेजमेंट करने में रीवा आ गया। मैनेजमेंट इन रीवा, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी रीवा से मैंने किया हुआ है। अच्छा। जी जी जी। तो उस समय आपने ये जब, क्योंकि भाई उस उम्र में तो बहुत बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती है ना, इतना ज्ञान होता है। जी जी जी। तो आपने उस समय क्या सोच लिया था कि मेरे को एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जाना है, होटल इंडस्ट्री में जाना है? नहीं, बेसिकली एक्चुअल में मैं टीचिंग लाइन में जाना चाहता था। अच्छा। हाँ, टीचिंग लाइन में जाना चाहता था, क्योंकि मैं मेरी इच्छा थी कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं। मेरे फादर टीचर थे, तो जो एक शिक्षक को समाज में रिस्पेक्ट मिलता है,
तो वो रिस्पेक्ट मेरे दिमाग में बैठी हुई थी। तो फिर ये मतलब इतना यू टर्न कैसे हुआ है आपके सर career यू में? टर्न ऐसा हुआ कि जब मैं इंग्लिश लिटरेचर से एमए कर रहा था अंबिकापुर में, तो हमारे एक मित्र थे, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके यहाँ पे ना मैनेजमेंट का कोर्स होता है टूरिज्म से। मैनेजमेंट का कोर्स होता है टूरिज्म से कहाँ पे? रीवा अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने बोला कि मुझे चलना है आपके साथ में। तो मैं जब उनका एडमिशन करवाने के लिए गया, फीस उस फॉर्म जमा करवाने के लिए गया, तो मेरी जेब में भी कुछ पैसे पड़े थे, तो मैंने भी फॉर्म डाल दिया। तो एक्चुअल में आप जो है उसमें एडमिशन लेने नहीं गए थे? नहीं गए थे, उनका एडमिशन दिलवाने गए थे। आप अपने फ्रेंड को एडमिशन दिलवाने? जी 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 जी। तो मेरी भी जेब में कुछ पैसे पड़े थे, 1000 रुपए के लगभग में। तो मैंने भी फीस डाली, फॉर्म डाला और मेरा सिलेक्शन हो गया। और जिनको मैं एडमिशन करवाने लाया तो उनका एडमिशन ही नहीं हुआ। ये तो मतलब बहुत ही रोचक हो गया, जिसको अब हम बोल सकते हैं कि ये जो है ना शायद भाग्य को यही मंजूर था या इस तरीके से, क्योंकि आप तो एडमिशन तो कोई और लेने गया था और साथ में आप उनके गए थे। हाँ, तो आपने भी कर दिया और उनका मेरा जो है तो फर्स्ट कट में नाम आ गया, मैं पहली बार में सेलेक्ट हो गया, उनका वेटिंग लिस्ट में नाम आ गया। ठीक है, तो फिर हालांकि उन्होंने भी किया, उनका भी हुआ, साथ में हम लोगों ने, दोनों लोगों ने किया। तो मेरा जो टर्न हुआ वो बेसिकली यहाँ से हुआ। तो ये जो है मतलब ये आपने मतलब ऐसा सोचा, प्लान नहीं किया? कभी कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी, बस ऐसे ही मतलब हो गया। लेकिन फिर ये है कि वहीं से मेरा जो लाइफ का यू टर्न होता है वहीं से स्टार्ट होता है बेसिकली। और दूसरा फिर मैं 2001 में मैंने अपना MTA मास्टर ऑफ टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने किया। अच्छा, तो वो कहाँ से किया? वही रीवा से। अच्छा, उसी कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओके। तो वो कंप्लीट किया 2001 में। और उसी टाइम पे ये जो ओसामा बिन लादेन है, उन्होंने अटैक कर दिया था अमेरिका में। ओके ओके ओके। तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री में उसमें बहुत भारी रिसेशन आ गया, तो नौकरी की बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो उस समय मतलब ये आपने जो कोर्स किया जी, उसके बाद आप नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया? मैंने 2001 में मैं पास आउट हुआ, और जैसे ही पास आउट हुआ वैसे ही मैं निकलना शुरू किया। लेकिन उसी साल जो है तो अटैक हो गया टूरिज्म इंडस्ट्री, क्योंकि बाहर से जो लोग आते थे वो बहुत ओवरऑल इंडस्ट्री दिक्कत में आ गई, तो जॉब की बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं किसी तरह से किसी के जान पहचान से मेरे को कानपुर में एक होटल है, 5 स्टार प्रॉपर्टी है, लैंडमार्क होटल लैंडमार्क इन कानपुर। 127 रूम की प्रॉपर्टी है। और उस टाइम की कानपुर की अकेली 5 स्टार प्रॉपर्टी थी। ओके। आज भी वो उतनी ही बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके बराबर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके। और बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है। और तो उस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता कैसे चला कि वो कानपुर में जो होटल में वैकेंसी है, वो आपको कैसे पता चला कि वहाँ वैकेंसी है? सर देखिए, एक्चुअल में मेरी क्या है, जैसे मेरे जो कहते हैं कि तो मेरी मदर का मेरे पीछे बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम रहते थे और उनको ये लगता था। अच्छा, मेरी शादी भी हो गई थी, मेरे 2 बच्चे। शादी पे अपन फिर से बाद में आएंगे लौट के। पहले अभी नहीं, मतलब वही चीज बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी मेरी जो मैरिज है वो हो चुकी थी, बच्चे हो गए, तो जिम्मेदारी बढ़ जाती थी। तो मेरी मदर को लगता था कि इसको कुछ करना चाहिए, तो वो मेरे पीछे बराबर लगी रहती थी। तो मेरे एक दादाजी जो है तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। ओके। तो उन्होंने फोन पे बात किया और बोले कि काफी दिन से बैठा हुआ है, इसका कहीं पे करवाइए। बैठा हुआ। हाँ, है ना। तो उन्होंने जब बोला तो उन्होंने दादाजी ने जो रिकमेंड किया मुझे कानपुर के लिए। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि कानपुर में चले जाओ, मेरे जानने वाले हैं, तो वो बोल देंगे तो वहां पे हो जाएगा। अब होता ये है सर कि नॉर्मली ये देखा गया है, ये प्रैक्टिकल बात है, ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि जब आप किसी के सोर्स सिफारिश से जाते हैं कहीं पे भी, तो लोग आपको ऐसा काम ऑफर करते हैं कि 2-4 दिन करके भाग जाइए। तो आपके साथ भी वही हुआ? हमारे साथ भी वही हुआ कि मतलब इसका लिटमस टेस्ट बोलते हैं ना, डाल दो एसिड में, देखते क्या होता है। तो अब आप समझिए कि मैं जब वहां पे गया कानपुर में, मैं मिला जिनके पास मुझे भेजा गया था, तो उन्होंने होटल मेरे को भेजा। तो मैं जब HR मैनेजर साहब से मिला तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे एक F&B सर्विस डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे आपको गेस्ट की जो है तो फूड की सर्विस करनी पड़ती है, रेस्टोरेंट में एज ए वेटर काम करना पड़ता है।
तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई ठीक है, आपका पढ़ाई लिखाई तो अच्छा है, आप एक काम करिए कि आपको कल से काम स्टार्ट करिए और आपको 1600 रुपये पर मंथ का जो है तो सैलरी मिलेगा। तो एज ए असिस्टेंट स्टीवर्ड उन्होंने मेरे को ऑफर किया। तो आपने जो पहली नौकरी ज्वाइन करी जी, उसमें आपको सैलरी मिली मात्र 1600 रुपए। 1600 रुपये। और आपको क्या डेजिग्नेशन दिया? मेरे को दिया वो एक असिस्टेंट स्टीवर्ड लेवल का होता है। असिस्टेंट स्टीवर्ड नहीं, ये क्या जो आम आदमी उतना नहीं समझता, आप सीधी सीधी शब्दों में बताइए कि वो उसमें काम क्या करना रहता था? काम ये करना पड़ता था सर कि देखिए, होटल लाइन की जो शुरुआत की होती है, मैं अपना अगर काम बताऊंगा तो मेरा ये काम होता था कि जैसे हाँ, मैं लैंडमार्क में बताया कि 127 रूम की प्रॉपर्टी थी और वहां पे क्या है कि रूमों में खाना वगैरह जाता था। तो मतलब एज अ वेटर, एज ए वेटर आपने हाँ 1600 रुपए में 1600 रुपए में आपने देखिए बीएससी किया, हाँ एमए किया इंग्लिश लिटरेचर से, एमए इंग्लिश लिटरेचर से किया, जी। फिर आपने पीजी किया, आपने टूरिज्म में कोर्स किया, एमबीए किया, एमबीए भी किया, हाँ। और आपने क्योंकि अपना कैरियर कहीं ना कहीं कुछ करना था, शादी हो चुकी थी, जी। आपके पर दबाव था, जी। तो आपने ये एक छोटे से डेजिग्नेशन से सिर्फ 1600 रुपए सैलरी से शुरू सर, मैं अपना काम बता दूं, मेरा काम क्या होता था। मेरा काम ये होता था कि जो रूम पे खाना जाता था तो वहां से जूठी प्लेटें इकट्ठा करके लेके आना, वॉशिंग एरिया में जो है तो उसको रखना, और जब वहां से धुल जाता था तो उन प्लेटों को फिर साफ कपड़े से चमकाना, कटलरी क्रॉकरी को चमकाना, मेरा यही काम होता था। 6 महीना यही काम किया मैंने। मतलब आपने बिल्कुल जो मेरे ख्याल से जो स्क्रैच होता है, जी बिल्कुल जमीन से काम शुरू किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, आप यही तो हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आज आप डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं। जी, फिर से मैं बताऊं, जो बीच में से अगर वीडियो देख रहे हैं, विनोद त्रिपाठी जी डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, सायाजी होटल में भोपाल में पदस्थ हैं, और इन्होंने अपना कैरियर बतौर वेटर शुरू किया था, जबकि इन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी कोर्स भी किया था, लेकिन कैरियर शुरू किया एक 5 स्टार होटल में एज अ वेटर, और आज वो अपनी कैरियर की ऊंचाई पे हैं। तो हम सबके साथ में वो अपना एक्सपीरियंस और उन्होंने क्या क्या कहा, कैसे पहुंचे यहाँ तक, वो शेयर कर रहे हैं। तो हो सकता है आप में से किसी का अगर कुछ सीखने को मिले तो हम बहुत खुश होंगे। विनोद जी फिर से। तो अब चूंकि क्या होता था कि मैं नया था, काफी कुछ सीखने को मिला, और मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा लैंडमार्क होटल के स्टाफ को कि आज मैं जो कुछ भी हूँ बेसिकली मैं वहीं का सीखा हुआ हूँ, और मैं आज भी उस होटल को भूलता नहीं हूँ। नहीं, उसमें फिर वो आगे कैसे बढ़े आप? आगे सर ऐसा हुआ कि 6 महीने तक तो अब चूंकि मतलब कभी कभी मुझे लगता था, आज मैं जैसे अब यहाँ पे हूँ तो मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो जैसे कोई होटल मैनेजमेंट से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह के लिए आते हैं, तो जो चीज मैंने वहां से सीखी, आप समझिए कि मुझे ये बताया गया, और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आर्मी में जब भी कोई आदमी एनडीए करके जाता है, तो जब वो एंट्री करता है तो वहां पे एक हवलदार आदमी लेवल का एक आदमी होता है, उस एनडीए वाले को सैल्यूट करना पड़ता है उसको। यू सिखाता वही है जी। 2 साल 3 साल जितने दिन की भी उनकी ट्रेनिंग रहती है, तो उसको मालूम है कि ये ही हवलदार कल के डेट में मुझे सैल्यूट मारेगा, लेकिन उसको सीखना है, उससे नॉलेज लेना है। तो हम भी जब गए तो हम भी इतना मतलब अच्छी मेरी क्वालिफिकेशन थी, आपने संकोच नहीं किया? हाँ, संकोच नहीं किया। तो मैं जब गया तो 127 रूम की प्रॉपर्टी थी, तो रूम सर्विस डिपार्टमेंट होता है जहां से रूम को खाना जाता है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में हाँ, तो 3-3 4-4 टेलीफोन रखे होते थे, और फोन आता था तो वहां का स्टाफ मुझे फोन टच तक नहीं करने देता था। तो मुझे लगता था कि यार ये इतने कम क्वालिफाई पढ़े लिखे लोग, अब मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, मुझे क्यों नहीं छूने देते हैं। बाद में जब समझ में आया कि भाई मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब किसी ने मुझसे पूछ दिया कि चिकन टिक्का और चिकन टिक्का लबाबदार में क्या डिफरेंस है, तो मैं तो पढ़ाई अभी सिर्फ किया है, मुझे तो बाकी चीज मालूम ही नहीं है। तो वो 6 महीना मैंने सीखा, बारीकों से, छोटी छोटी चीजों से मैं अपने आप को सीखा, मजबूत किया। ठीक है। फिर ऐसा हो गया कि रूम सर्विस ऑर्डर टेकर एक सुपरवाइजरी पोजीशन होती है, तो एक बंदे ने जब वहां पे छोड़ा तो डायरेक्ट मुझे वहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो मैं वहां पे रूम सर्विस ऑर्डर टेकर हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट को सबको पता था कि बंदे ने अच्छी पढ़ाई की हुई है और अच्छा इसने सीख लिया है काम। तो वहां से मैं जो है तो मुझे
आगे बढ़ने का मौका मिला, फिर मैं वहां से पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब देखिए, टूरिज्म की पढ़ाई और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई बिल्कुल दोनों डिफरेंट है। लेकिन मैं सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, बहुत ही आपकी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी जी जी। और वो मैं चाहता हूँ दर्शकों को ना पता चले, भाई जब आपने जर्नी शुरू करी तो क्या आपने सोचा था कि आप आज कभी डायरेक्टर बन पाएंगे, वो भी इतने प्रतिष्ठित होटल में? नहीं, मतलब ऐसा तो है कि मतलब हमने सोचा जरूर था कि हमें काफी मेहनत करना, काफी आगे बढ़ना है, बट ये नहीं सोचा था कि हम इतने ऊपर तक पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरा एक यही था कि आदमी को सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहना चाहिए। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। नहीं, इसमें आपने तो मेहनत करी, और आपका जो संघर्ष जो है, जी भाई संघर्ष तो अभी अभी हम वापस कानपुर चलेंगे जी 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 कि आपको वो 6 महीने बाद एक पोस्ट ऑफर कर दी। जी 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 जी। फिर आप उस समय उस होटल में कितने टाइम रहे आप? सर, मैं उस होटल में 6.5 साल काम किया। ओके। और इसके बाद अब चूंकि F&B सर्विस डिपार्टमेंट में भी कई डिपार्टमेंट होते हैं। रूम सर्विस होता है, रेस्टोरेंट होता है, कॉफी शॉप होता है, बार होता है और बैंक्वेट होता है। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को रूम सर्विस से फिर रेस्टोरेंट में डाला गया, रेस्टोरेंट से कॉफी शॉप में डाला गया, कॉफी शॉप से फिर बार में डाला गया। बार के बाद एक डिपार्टमेंट होता है बैंक्वेटिंग, जहाँ पे फंक्शंस वगैरह होते हैं, शादियां, कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं। तो एक हमारे F&B मैनेजर थे, जितेंद्र कुमार जी, दिल्ली से आए थे। तो उन्होंने बोला कि तुमको बैंक्वेट में काम करना चाहिए। अच्छा, ये कानपुर की बता रहे हैं? ये कानपुर का। तो मैंने बोला कि भाई मुझे बैंक्वेट में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बैंक्वेट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर रात को 2 बजे तक फंक्शन चल रहा है तो आपको 2 बजे तक काम करना है, और सवेरे अगर 7 बजे से कॉन्फ्रेंस है तो सवेरे 7 बजे भी आना है। बिल्कुल। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप बैंक्वेट ज्वाइन करो, और बैंक्वेट में उन्होंने मेरे को जैसे ही ज्वाइन करवाया। अच्छा, ये आपका मन बिल्कुल नहीं? मेरा मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अब उनके सीनियर है, मेरे HOD थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो उन्होंने मेरे को डाल दिया डिपार्टमेंट में, बैंक्वेट में। अच्छा, बैंक्वेट ऑपरेशन में डाला उन्होंने मेरे को। अब बैंक्वेट में भी 2 डिपार्टमेंट होते हैं, बैंक्वेट ऑपरेशन और बैंक्वेट सेल्स। तो जैसे ही मुझे बैंक्वेट ऑपरेशन में डाला, वैसे ही कुछ दिन बाद जो बैंक्वेट सेल्स देखते थे, जो बुकिंग देखते हैं, वहां की भी एक जो एम्प्लॉय थे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तो अब क्या हो गया कि मुझे बैंक्वेट सेल्स और ऑपरेशन दोनों देखना पड़ गया। दोनों जिम्मेदारी। तो ये बेसिकली आपको एक चैलेंज मिल गया। जी जी। जो यहाँ पे जो आप जिसे अवॉइड करना चाह रहे थे। जी 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 जी। और वही आपको थोप दिया गया कि नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअल में जो मेरा जो कैरियर का जो चेंजिंग हुआ, जो मुझे एक्सपोजर मिला, वो उसी दिन से शुरू होता है जब मैं बैंक्वेट में आया। मैं यही सुनना चाह रहा था कि क्या होता है जब किसी की लाइफ में चैलेंज आता है, जो चेंजेस आते हैं। जी जी। तो हम में से ज्यादातर लोग वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल। और वो चैलेंज को अवॉइड करके हम बाईपास करके कुछ सोचते हैं शॉर्टकट करो और बच के निकल जाओ। तो यहाँ पे विनोद जी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जी, और ना सिर्फ जो रोल उनको दिया था, उसके साथ में जो एडिशनल जिम्मेदारी थी वो भी शुरू कर दी। उससे मेरे को बहुत फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि मैं सवेरे 9 बजे ड्यूटी आता था और पूरा दिन ड्यूटी करता था। रात को 1 बजे 2 बजे तक फंक्शन चलते थे, तो कंटिन्यू मैं 9 बजे से लेकर 1 बजे 2 बजे रात तक करता था। तो बैंक्वेट सेल्स डिपार्टमेंट और बैंक्वेट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, यदि किसी फंक्शन को आपको अच्छा सक्सेसफुली रन करना है, तो क्या है कि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब क्योंकि मैं बुकर था, मैं ही ऑपरेशन देखता था, तो मेरा कोई मिसकम्युनिकेशन ही नहीं होता था। तो उससे क्या हो गया कि मुझे एक तो प्रेशर हैंडलिंग, कि आप अभी एक रेस्टोरेंट में कितने की पार्टी देकर करेंगे, 150-200 लोग, और आप जब जैसे बैंक्वेट में पहुंचते हैं वैसे ही आप 1000-1500 की बात करते हैं, 2000-3000 लोगों की पार्टी करते हैं। तो वो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो बहुत हाई चला जाता है। और बस वहीं से फिर वो आपका जो टर्निंग पॉइंट, ये लाइफ में आपके दूसरा टर्निंग पॉइंट रहा। ओके, ठीक है। फिर 6.5 साल के बाद में अब फिर चीजें समझ में आना हुई कि अब आदमी को और ग्रोथ चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या हुआ कि मैं अप्लाई किया काफी जगह पे। अच्छा। तो एक जगह गया, बहुत अच्छी बात है, नए लोगों को इससे सीखना चाहिए। कि मैंने एक बताया आपको कि जैसे मैं गया था तो मेरा कोई बहुत खास इंटरव्यू नहीं हुआ था। अच्छा।
अब जब मैं वहां पे 6.5 साल काम किया तो असिस्टेंट स्टीवर्ड से मेरा डायरेक्ट जो है तो सुपरवाइजरी लेवल पर प्रमोशन हो गया। वो बैंकेट में रोल के वजह 2004 में। ओके। तब मैं बैंक्वेट में नहीं था। 2004 में मेरा प्रमोशन हुआ। 2005 में फिर मेरा प्रमोशन हुआ और फिर इसके बाद 2006 में मुझे फिर एक प्रमोशन मिला। 2008 में मैं छोड़ के फिर मैं पिकेडली ज्वाइन किया। पिकेडली रायपुर? पिकेडली लखनऊ। लखनऊ जी। अच्छा, इस बीच में मेरे जो अचीवमेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल। कि मैंने जो है तो अपने दम पे इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और का जो है तो 3 वनडे मैच और 2 इंटरनेशनल, मतलब 3 इंटरनेशनल वनडे मैच और 2 टेस्ट मैच करवाए हुए। अच्छा, ये उनको आपने उनकी टीम को? जी, हम दोनों टीम हमारे यहाँ पे होटल पे रुकती थी। तो मैं मतलब पर्सनली यहाँ का भी अरेंजमेंट फूड एंड बेवरेज का देखता था और स्टेडियम का भी, मतलब दोनों टीमों का, एम्पायर का, प्लस जो जो वीवीआईपी जो लोग होते थे, जो कि कानपुर है, अकेला वहाँ का स्टेडियम था वहाँ का। तो यूपी का जितना मंत्रालय होता था, आईएएस आईपीएस है, पूरे प्रदेश के लोग आते थे। उनका भी हमारा जो है तो कैटरिंग का काम होता था। तो मैंने मेरे लाइफ में जो और ज्यादा जो कॉन्फिडेंस आया वो यहाँ से आया कि मतलब मैंने जो है तो 3 इंटरनेशनल वनडे मैच और 2 टेस्ट मैच करवाए हुए हैं। बहुत ये मेरा अचीवमेंट है वहाँ ये का। ये पिकेडली में रह के? नहीं, कानपुर में लैंडमार्क में। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद सर मैं मूव कर गया मैं लखनऊ में 2008 में। इसके बीच की एक कहानी आपको बताता हूँ। लखनऊ में ज्वाइन करने से पहले मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा जो पहला इंटरव्यू था तो वो किसी के रिकमेंडेशन था। मैंने अपने लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया था। अब जब मुझे जॉब चेंज करना था तो मुझे जो है तो मैंने कई जगह पे अप्लाई किया। तो मेरे को एक जगह से अच्छे बड़े ग्रुप से असिस्टेंट मैनेजर के लिए मेरे को ऑफर आया। ओके। और मैं गया और लाइफ में मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया था सर। तो मैं जब गया वहां पे और एचआर मैनेजर साहब, जीएम साहब के पास लेके गए तो उन्होंने जैसे ही मेरे को बोला कि और यस मिस्टर त्रिपाठी, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बताइए। जनरली पहला क्वेश्चन ही होता है, वो टेल मी अबाउट योरसेल्फ। जी जी। तो एक दो लाइन सर बोला। इसके बाद मैं इतना घबरा गया कि मैं बोल ही नहीं पाया। मैं बिल्कुल जैसे कैसेट फंस जाती है ना, वैसे मेरी कैसेट फंस गई। ठीक है। तो जो एचआर मैनेजर थे, मैं आज उनको भी थैंक यू बोलूंगा कि वो एक बहुत बड़े ग्रुप में आज बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं। तो उन्होंने मेरे को फिर आया और उन्होंने मेरे को बाहर लाके बोला कि यार आपको इतना अच्छा नॉलेज है, सब कुछ है, आप बोल क्यों नहीं पाए? तो मैंने कहा सर इट वाज माय फर्स्ट इंटरव्यू और इसलिए मैं घबरा गया, मैं बोल नहीं पाया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप यूट्यूब में जाओ, वहां पे सर्च करो कि इंटरव्यू कैसे देना है। इंटरव्यू वाला जो है तो सामने वाला क्या नॉर्मल जनरल क्वेश्चन पूछता है, करेक्ट, उसकी प्रैक्टिस करो। बहुत बढ़िया। और मेरे को कुछ राइटर हैं, उनका उन्होंने नाम दिया। उनको खुद भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब इतना सब कुछ अच्छा होते हुए मैं बोल कैसे नहीं पाया। तो फिर मैं बाहर आया और मैंने 6 महीने फिर प्रैक्टिस करी। अच्छा, कि मुझे कैसे बात करनी है, क्या क्या बोलना है, इंटरव्यू कैसे के लिए। जी। तो अब देखिए कि मेरे पास में एक ही दिन में 3-3 इंटरव्यू जब आए तो 3-3 इंटरव्यू एक दिन। और फिर मुझे उसमें से सेलेक्ट करना था कि मुझे ज्वाइन कहाँ करना है। तो फिर मैंने लखनऊ, चूंकि यूपी में कानपुर लखनऊ ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, कस्टमर भी मेरे वही थे, गेस्ट जो होते हैं। तो मैंने फिर लखनऊ पिकेडली को सेलेक्ट किया। ओके। और लखनऊ जो पिकेडली था वहां पे मैंने 2008 में ज्वाइन किया। पिकेडली जो है तो 108 रूम की प्रॉपर्टी है, 9 बैंक्वेट हॉल थे और 3 रेस्टोरेंट थे। तो वहां पे मैं असिस्टेंट मैनेजर पे ज्वाइन किया। ओह ग्रेट। वहां पे भी मैं बैंक्वेट सेल्स और बैंक्वेट ऑपरेशन दोनों देखता था। अच्छा, अब यहाँ पे मतलब अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। मतलब इन एब्सेंस ऑफ एफएनडी मैनेजर जो मेरा एचओडी हुआ करता था, तो उनके एब्सेंस में मैं पूरा डिपार्टमेंट देखता था। और मतलब वहां इतनी कॉन्फ्रेंस होती थी सर कि 9 तो होती ही थी बैंक्वेट हॉल में। इसके अलावा हम रेस्टोरेंट खाली कर देते थे, स्वीट रूम खाली कर देते थे। तो एक एक दिन में 14-14, 15-15 कॉन्फ्रेंस हम करवाते थे। तो ये सब हुआ क्योंकि आपने जो कहते हैं घिसाई करी थी। सीधी बात ये है कि घिसाई करी थी, तो वो आपका काम आया। पर इस सब में मुझे की बताइए, क्योंकि ये जो
आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, इसमें बड़ा लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं। जी 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 और लेट नाइट पार्टीज हो रही होती है और समय का कोई वो तो है ही नहीं, आप खुद जान रहे हो। जी जी जी। तो इसमें फैमिली को कैसे आपने मतलब वो किया मैनेज कि भाई फैमिली का सपोर्ट भी तो चाहिए रहता है भाई, आप क्योंकि ज्यादातर समय तो अपना प्रॉपर्टी में निकाल रहे हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, तो फैमिली कैसे मैनेज किया आपने इस फेज में? हाँ देखिए, सही बात है कि अब सवेरे आप समझिए कि मैं 9 बजे होटल पहुंच जाता था और रात में मुझे आने में करीबन 1 बज जाते थे। अब मेरे पास में वही रात को 1 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का टाइम होता था। सोना भी है, फिर नहाना, फिर अगले दिन ड्यूटी भी आना है। तो डेफिनेटली मैं आपके माध्यम से अपने वाइफ को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस सफलता के पीछे उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनकी तपस्या है और जल्दी शादी होने का भी फायदा है ये। तो भाई जो लोग अभी तक जिन्होंने शादी नहीं करी है वो सुन लीजिए विनोद जी से, वो कि जल्दी शादी कर लें अगर नहीं करी है तो। हाँ, जल्दी शादी करने का फायदा ये हुआ कि मतलब ये मैं 2008 की बात बता रहा हूँ सर, जो पूछ रहे हैं वो 2008 की है बेसिकली। मतलब मैं अपनी फैमिली अपने साथ में 2006 से ही रखना स्टार्ट कर लिया था, कानपुर में ही मैं अपने साथ शिफ्ट कर लिया था। तो चूंकि अब शादी को काफी साल हो गए थे, तो बट फिर इसके बावजूद भी मेरी वाइफ का जो योगदान है, उनकी जो तपस्या रही, उनका जो सपोर्ट रहा, उसकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कि उन्होंने, मैं घर देखता था तो वो अपने घर परिवार को देखती थी। तो ये जो है ना, ये कहावत की हर सफल पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, तो वी हैव अनदर एग्जांपल त्रिपाठी जी। और जी तो उसमें मिसेस त्रिपाठी का बहुत हाथ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर उसके बाद ये जो पिकाडली के बाद फिर आगे अपन जो है वो सर, पिकाडली के बाद ऐसा हो गया कि मैंने वहां पे 4 साल काम किया। ओके। और फिर चूंकि काफी टाइम हो गया था यूपी में और आगे भी बढ़ना था, तो फिर मैंने जो है तो जॉब फिर से सर्च करना शुरू किया। अब क्योंकि जैसा आपको बताया कि पहले इंटरव्यू मेरी कैसे फंस चुकी थी, अब मैं लेकिन पूरी तरह से प्रिपेयर था इंटरव्यू के लिए। तो मैंने काफी जगह पे अप्लाई करना शुरू किया और सयाजी ग्रुप के बारे में मैंने काफी कुछ सुना हुआ था। तो जो हमारे ओनर थे लेट साजिद धनानी सर, तो उनके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना हुआ था, सयाजी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था, तो मैंने अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद में फिर मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो बड़ा अच्छा लगा। शुरुआत ही जो बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन जो था, तो चूंकि लखनऊ की जो इंदौर की कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी नहीं है ट्रेन से। करेक्ट। मेरा एक हमेशा से ही रहा है कि मैं जहां पे भी काम करता हूँ बहुत ही मेहनत, ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ। तो आने जाने में 6 से 7 दिन लग रहे थे और पिकाडली में काफी सारी पार्टियां, वर्कलोड ज्यादा था। तो मेरे पास जब कॉल आया तो मैंने बोला कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे को बहुत टाइम लग रहा है, तो आप फिर इस टाइम पे रखिए। तो फिर जो एचआर मैनेजर हैं तो उन्होंने बोला कि सर 2 मिनट आप रुकिए। तो उन्होंने जाके साजिद सर से जब बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, उनका एक काम करो, फ्लाइट का टिकट दे दो आने जाने का और 2 दिन के रहने का। तो फिर बोले कि सर ने बोला है कि आपका आने जाने का फ्लाइट का टिकट और 2 दिन का स्टे का है, तो आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। मैंने कहा फिर इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। बहुत बढ़िया जी। तो फिर मेरा जो वहाँ पे है, वहाँ पे मुझे एज ए बैंक्वेट मैनेजर के लिए बुलाया गया था। बैंक्वेट मैनेजर? हाँ, बैंक्वेट मैनेजर। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है सर। नहीं, पर लोकेशन कौन सी दी उन्होंने? सयाजी इंदौर। सयाजी इंदौर। ये कौन साल की बात है? ये 2012 की बात है सर। 2012 की बात। जी। तो अब हुआ ये कि जब मैं वहां पे गया तो मेरा जो इंटरव्यू था वो बैंक्वेट मैनेजर के लिए था, क्योंकि ऑलरेडी मैं असिस्टेंट मैनेजर में 4 साल से काम कर रहा था पिकाडली में। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो वो ऐसा हो गया कि जो एग्जिस्टिंग असिस्टेंट मैनेजर थे सयाजी इंदौर के बैंक्वेट के, ओके, तो वो भी एलिजिबल थे। अच्छा, वो प्रमोशन क्लास लगाए होंगे? हाँ डेफिनेटली। और मैं भी गया इंटरव्यू के लिए। तो चूंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग था, काम मैंने भी बहुत अच्छा किया हुआ था, लेकिन सयाजी इंदौर एक इंडिया की जो है ना एक बहुत बड़ी बैंक्वेटिंग है।
मतलब जिसको मैं बोल सकूं ना, सागर है, जो सागर जिसको बोलते हैं ना, कि अथाह सागर है बैंक्वेटिंग और F&B का, जहां पे एक एक दिन में 10-10 हजार लोगों की पार्टियां होती हैं। करेक्ट। तो जब मैं गया तो मेरे सेंटर में पूछा गया कि भाई 1000 आदमी की पार्टी आप कितनी करते हैं? तो मैंने कहा सर साल में 4-5 हो जाती है। कितना स्टाफ लगता है, क्या क्या मेन्यू होता है? तो हो गया, इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के लिए जो है तो मेरे को बोला कि ठीक है आपको बताते हैं। तो तब हमारी प्रॉपर्टी कोल्हापुर में आ रही थी। ओके। शायद में, कोल्हापुर में भी शायद जी है। तो हमारे जो ओनर थे ना साजिद भाई, तो वो बहुत दूरदर्शी थे। ओके। वो बहुत विजनरी आदमी थे, वो बहुत आगे का सोचते थे। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में शायद जी एक सिनोम बन गया है। हाँ, मतलब एक कल्चर है सर। शायद जी एक इंडस्ट्री, मतलब होटल नहीं है, एक कल्चर है। मतलब लोगों ने बहुत सारी चीजों को हमसे देख के किया हुआ है। करेक्ट। तो वो बहुत विजनरी थे, उनको लगा कि ये आदमी बहुत आगे जाएगा, ये प्रोडक्ट। अच्छा, उन्होंने आपको आप में पोटेंशियल देख लिया। हाँ, उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट है, ये मेरा जो है तो एसेट है। तो बोले कि नहीं, इसको बुलाओ, और जब कोल्हापुर खुलेगा तो मैं इसको कोल्हापुर भेज दूंगा। अच्छा, अभी आप सोच रहे थे इंदौर होगा, लेकिन हाँ, कोल्हापुर का हो गया। हाँ, तो कोल्हापुर में भी टाइम था। अच्छा अच्छा। ठीक है। फिर इसी बीच में मैं ज्वाइन किया, मेरे को असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन का लेटर भेजा गया। मैंने बातचीत करी कि नहीं सर, मैं तो इतना एक्सपीरियंस वाला हूँ, ये मुझे क्यों आप दे रहे हैं? तो बोले कि नहीं, आपका एक्सपीरियंस जो है अभी हमारे इस लेवल का नहीं है। ओके। मैंने भी रियलाइज किया। अच्छा, आपने नेगोशिएट किया कि हाँ, भाई मुझे भी बड़ा। बिल्कुल भाई, जब ऑलरेडी मैं एक बड़े होटल पे 4 साल असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे था, तो सेम डेजिग्नेशन पे आपको कैसे मैं करूंगा? तो अब जब मैंने भी रियलाइज किया कि भाई ये तो जब यहाँ मैं तो साल में 4-5 पार्टियां 1000 की करता हूँ, या तो रोज 1000 की 5-6 पार्टियां होती हैं। तो मैंने कहा कि मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो मैंने फिर रिक्वेस्ट किया उनसे, और उन्होंने बोला कि अगर आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो हम आपको आगे ग्रोथ करेंगे। म्यूचुअल बातचीत करके मैंने ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ पे इस ये जो विनोद जी ने बताया, उसमें आप ये देखो कि कई बार आगे बढ़ने के लिए रुकना भी पड़ता है जी, और हो सकता है 1-2 कदम पीछे भी जाना पड़े, तो हिचकिचाए नहीं, ना संकोच करें। विनोद जी ने क्या किया, सेम डेजिग्नेशन पे, क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता था, तो वो रुके और उन्होंने उसी डेजिग्नेशन पे ज्वाइन किया। सर मैं एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगा अपनी नई जनरेशन को, कि हमारी जो आज की नई जनरेशन है, अब चूंकि मेरे को कई साल हो गया, मेरे को 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। 2001 से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, तो 21 साल का लगभग 21वां साल मेरा चल रहा है। मैंने अपने लाइफ में देखा है कि आज की जो नई जनरेशन है वो बहुत फास्ट है, बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी चलना चाहती है, इंस्टेंट चाहिए। उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान कैसे होता है कि आप हर साल, हर 6 महीने में जब आप जॉब चेंज करते हो, तो ये होता है कि आप जितना बड़ा पोजीशन पे चले गए, तो पता चला कि आप जिस पोजीशन में हैं उसके लायक आपका नॉलेज ही नहीं है। आपका नॉलेज और आपका पोजीशन दोनों में बैलेंस ही नहीं है। बहुत 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 बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है। आज अगर आप एक F&B मैनेजर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, आप जनरल मैनेजर हैं, बन गए आप भागते भागते जल्दी जल्दी में 7 साल 8 साल में, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक जनरल मैनेजर हैं, आप एक HOD हैं या जो भी है, तो उस पोजीशन के इक्वल आपको नॉलेज भी होना चाहिए। नॉलेज और स्किल्स दोनों होना चाहिए। स्किल्स होनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको काम आता है। पता चलता है कि आप उस पोजीशन पे पहुंच गए, आप जस्टिफाई ही नहीं कर पा रहे हैं अपने साथ ही जस्टिफाई नहीं कर पा। ठीक है। और फिर उसमें क्या होता है, वो जब वो बैकफायर करता है तो डिप्रेशन होने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इतनी स्पीड से भागते हैं कि आप तो छोड़िए, आपकी परछाई भी आपके साथ में रही है। तो इसलिए आदमी को हमेशा अपनी पोजीशन, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस के साथ बैलेंस बना के चलना चाहिए कि हाँ, ये राइट टाइम है मुझे यहाँ से मूव करने का। करेक्ट। तो ये अभी विनोद जी ने, हम सुन रहे थे कि इंदौर ज्वाइन कर लिया एज असिस्टेंट मैनेजर, फिर असिस्टेंट मैनेजर से लेके आज आप डायरेक्टर हो जी। तो इसका कैसा सफर रहा, क्या चैलेंजेस रहे? सर चैलेंजेस ऐसे रहे कि इंदौर को, जैसे मैंने बताया कि सर इंदौर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और साया जी इंदौर,
अब जब मैं था वहां पे तो उस टाइम पे इंदौर में कम से कम नहीं तो 800 स्टाफ काम करता था। 800? जी, ठीक है। अब 800 लोगों में कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता ही नहीं चलता था। उसके लिए आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि हाँ इस भीड़ में आप हो, ये मैं हूं विनोद त्रिपाठी, और मैं कुछ ऐसा काम करूं तो लोग मुझे जानना शुरू करें। आउटशाइन कैसे करेगा इतने जी, 800 लोगों की भीड़ में कोई चमकेगा कैसे? आउटशाइन कैसे जी करेगा? जी। तो उसके पीछे क्या हुआ कि पहले 6 महीने तो मुझे वहां का सिस्टम और कल्चर ही सीखने में लग गया, क्योंकि मैं जैसा आपको बताया कि सयाजी जी अपने आप में एक अलग ही कल्चर है। तो 6 महीना तो मुझे खुद को सीखने में लगा। मैं अपने आप को बहुत बड़ा बैंक्वेट का एक्सपर्ट मानता था। जब वहां पे गया पता चला कि अरे मैं तो कुएं का मेढक हूं, यह तो बहुत दुनिया बड़ी है। मतलब एक अलग ही कल्चर, अलग बिल्कुल साइज, वॉल्यूम। बिल्कुल वॉल्यूम, ठीक है। लोगों के मतलब जो एक्सपेक्टेशन होती है, इंदौर डिफरेंट जगह है पूरे इंडिया में, फूडी लोग रहते हैं, डिफरेंट चीज चाहिए, नया चाहिए, बिल्कुल मतलब समथिंग न्यू। तो मैं वहां पे था तो ऐसा हुआ कि प्रणब मुखर्जी जी जब प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो ये खरगोन रोड में एक आईआईटी है, ओके। तो वहां पे कन्वोकेशन के लिए आने थे, और वहां पे उनको आना था। तो जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का जो प्रोटोकॉल होता है तो वो बहुत हट के होता है। तो जो आईआईटी का कैंपस था तो वहां पे हमें 2000 लोगों का लंच का कैटरिंग करना था सयाजी इंदौर को। तो ये मेरे ख्याल से आप जो बता रहे हैं ये आपका टर्निंग पॉइंट। जी, टर्निंग पॉइंट है सयाजी इंदौर में आपके कैरियर में। जी 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 जी। तो हाँ प्लीज तो वहां पे क्या होता है कि जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होता है तो उनका प्रोटोकॉल ये होता है कि आप वहां पे गैस सिलेंडर नहीं चला सकते हैं। ओहो, ठीक है। मतलब आपको खाना भी बनाना है, हाँ, सर्व भी करना है, हाँ, सब कुछ करना है, लेकिन सिलेंडर यूज नहीं करना है। सिलेंडर यूज नहीं करना है क्योंकि उनकी सिक्योरिटी के लिए वो प्रोटोकॉल में होता है। यानी कुकिंग गैस यूज नहीं करनी, कुकिंग गैस यूज नहीं करनी है जी, एलपीजी गैस यूज हाँ। नहीं तो करना। अब हुआ ये कि मेरी जो सीनियर की टीम है, मेरे बैंक्वेट मैनेजर, मेरे शेफ और सारे लोग जो है तो वहां पे गए, और इतना उनका ज्यादा टर्म कंडीशन था कि लोग वापस आ गए। अच्छा, तो बैठ के डिस्कस हो रहा था, और मतलब ये तो था ही टेक्निकल पॉइंट। हाँ, जो ये जो प्रेसिडेंट ऑफिस, दूसरा ये था कि जितना भी स्टाफ वहां पे जाएगा तो वो स्टाफ को पूरे सबका एक एक आदमी का वेरिफिकेशन होना था पुलिस का। ओह, तो मैंने उनको बोला कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन और सिलेंडर जो गैस का है समस्या वो आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन निकालता हूँ, एक बार मेरे साथ मीटिंग पे चलिए। नहीं ये तो एक बहुत ही वो चीज होगी, खाना भाई कैसे बनाएंगे? हाँ, तो जब हमारी उनसे बात हुई तो अब चूंकि मैं वहां पे जो भी बात बोलता था तो मैनेजमेंट बड़े अच्छे से मेरी बात को सुनता था और सोचता था कि जब सामने वाला कुछ बोल रहा है तो इसकी बात पे भी गौर किया जाए। तो मैं गया मीटिंग में और मैंने बातचीत करी और चीजों को समझा मैं। तो चूंकि मेरे साथ में पुराना जो मैंने 2-3 मैच इंटरनेशनल करवाए हुए थे तो उस मैचों में भी, उन मैचों में भी पुलिस वेरिफिकेशन का ये सब काम प्रोसेस होता था, पूरा प्रोसेस होता था, तो वो सब मेरे को एक्सपीरियंस था। ओके। तो मैंने सारी चीजों को समझा और मैंने उनको बोला कि आप डन कर दीजिए पार्टी को, 2000 आदमियों को डन कर दीजिए, मैं ये पार्टी करता हूँ बिना गैस सिलेंडर के। नहीं, पर सबसे बड़ा सवाल है, मेरे मन में जिज्ञासा हो गई कि भाई खाना कैसे बनेगा? तो हमारी जब मैनेजमेंट से बात हुई तो मैंने उनको सजेशन अच्छा, दिया। आपसे पहले जो भी कोऑर्डिनेटिंग टीम थी सयाजी होटल इंदौर की जी, वो हाथ खड़े कर चुकी थी कि ये कैसे होगा? हाँ, हाथ नहीं खड़ी की थी टीम ने, लेकिन बहुत ही दिक्कत में थी कि इतना वीवीआईपी फंक्शन और कैसे इसको करें। अच्छा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, करना भी है क्योंकि प्रेस्टिजियस इवेंट था, लेकिन कैसे करें कि सब इसी उसमें पड़े थे। लेकिन क्या होता है कि तो यू टुक द चैलेंज। हाँ, आई हैव टेकन द चैलेंज एंड आपका जो आसपास की चीजें होती हैं, आपका जो पुराना एक्सपीरियंस है वो यहीं पे काम आता है। एग्जैक्टली। तो पुलिस वेरिफिकेशन को मैंने लिया, मैंने
बोला कि आप मुझे जितने ड्राइवर हैं, जितने स्टाफ हैं, जितने किचन वाले हैं, सबका एक लिस्ट दीजिए एक्सेल शीट पे विथ एड्रेस। मैंने लिया, 250 लोगों की लिस्ट बनी। हमने क्या किया सर कि स्टील के जो कैसरोल आते हैं वो हमने बोला कि आप 50-50 लीटर के 100 खरीदवा लीजिए। समय था हमारे पास में। हाँ ठीक है। ठीक है, हमने वो 100 पीस कैसरोल खरीदवा लिए। और गांव में अगर आपको याद हो कि पहले के जमाने में जो खाना बनता था तो वो जमीन में गड्ढे खोद के लकड़ी से खाना बनता था। हाँ, तो वो टेक्निक मैंने किसी भट्टी लगाना, भट्टी भाटा बोलते हैं जिसको, भाटा लगाना, हाँ लकड़ी की भट्टी लगाना, कोयले की भट्टी लगाना। हाँ, तो वो हमने क्या किया कि हमने प्लान किया कि हम जो है तो कम से कम 50-60 भट्टी लगाएंगे, लकड़ी ले जाएंगे और वहां पे उस खाना को गर्म करेंगे। क्योंकि कैसे आउटडोर जब हम करते हैं कैटरिंग, तो वैसे भी हमारे यहाँ पे जो है तो हम 80% खाना होटल से कुक करके लेके जाते हैं। अगर ज्यादा दूर नहीं है तो विद इन 40-50 किलोमीटर है जहां से खाना जा सकता है, तो हम यहाँ से 80-85% करके कुक वहां पे फाइनल टच देते हैं। तो वैसे ही वहां से हमने 100 कैसरोल खरीदवाए और उसमें खाना अर्ली मॉर्निंग हमने जो है तो क्योंकि 12 बजे अच्छा उन्होंने ये कंडीशन रखी थी कि हम 15 मिनट का टाइम देंगे, किचन आप 5 किलोमीटर दूर रखो, ठीक है, और वहां से उस 15 मिनट में आपको इस खाना पूरा डिस्प्ले कर लेना है। मैं सॉरी इंटरप्ट करूंगा, उसमें एक कंडीशन की ये थी हाँ कि आपका किचन जो जी जहाँ वेन्यू है जी वहां से 5 किलोमीटर दूर किचन जी और 15 मिनट में सर्व भी करना है, ठीक है, और 2000 लोगों का। तो फिर हमने वो भट्टी खोदवाई, भट्टी में हमने खाना गर्म करवाया, हमने रोटियां बनवाई, ठीक है, कैसरोल से खाना निकाल के गर्म किया और हमने बड़े आराम से वहां पे 2000-2500 लोगों को खाना खिलाया। You made it happen. जी। तो वहां से फिर लोगों ने मुझे जानना शुरू किया। ओहो, ये देखो यहाँ पे ऐसी अभी जो क्रक्स निकल के आ रहा है कि जितनी बार भी विनोद जी के लाइफ में चैलेंजेस खड़े हुए हैं, वो चैलेंजेस को पार करने के बाद विनोद जी आगे बढ़ गए हैं और ये चैलेंजेस नहीं विनोद जी को कैरियर में ग्रोथ दिए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसके बाद में मतलब मैं हमारा वहाँ पे एक अंबर कन्वेंशन सेंटर है, तब अंबर नहीं था, सिर्फ अंबर एक ग्राउंड हुआ करता था, तो मैं वहाँ पे देखता था। वहाँ पे डेली 1000-1500 की पार्टियां होती थी। प्लस इसके अलावा मैं आउटडोर कैटरिंग देखने लगा। जैसे भोपाल, उसके बाद आपको और एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी। मैं भोपाल आता था, जितनी भी पार्टियां भोपाल होती थी, इंदौर साइड ही आता था तो मैं करता था। आसपास के एरिया क्षेत्र हैं जितना महाराष्ट्र साइड में अकोला हो गया, खरगोन हो गया आपका, और जितनी दूर की तो दूर की पार्टियों में मैं जाके अपनी टीम लेके मैं कैटरिंग करवाता था। तो ये धीरे धीरे आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। फिर 2014 में मतलब जब भोपाल में मतलब भोपाल साया जी का फर्स्ट एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन होता है तो वो पहली प्रॉपर्टी थी। तो जब भोपाल की बात आई तो फिर मैंने जो है तो बोला कि आप मुझे भोपाल ट्रांसफर कर दें, क्योंकि ऑलरेडी मैं भोपाल में आउटडोर कैटरिंग वगैरह करता था, तो यहाँ के जो मेरे गेस्ट हैं तो उनसे अच्छे रिलेशन थे सबसे, और अच्छा मार्केट था। अब क्योंकि मैं बेसिकली यहीं एमपी से ही बिलोंग करता हूँ तो मेरे लिए एक जगह थी, एक्विंटेंस है आपकी। हाँ, तो मैं फिर कोल्हापुर न जाके फिर मैं भोपाल आ गया। तो भोपाल में जब आप आए तो ये आपको जो ये प्रॉपर्टी है ये आपको रेडीमेड मिली या यहाँ पे आपके? ये पहले ग्रीनवुड कंट्री क्लब हुआ करता था, तो 2014 में मैं पहला आदमी था इस प्रॉपर्टी पे आने वाला, और कंपनी ने मुझे प्रमोशन देके यहाँ पे भेजा। मैं असिस्टेंट मैनेजर से बिजनेस मैनेजर F&B में बन के आया मैं यहाँ पे। ओके, तो उस समय आपको एक प्रमोशन मिला? प्रमोशन मिला मेरे को। प्रमोशन के बाद फिर मैं यहाँ आया, तो ये प्रॉपर्टी पूरी मेरे सामने पे बनाई गई, रिकंस्ट्रक्ट हुई, तोड़ फोड़ करके थोड़ा बहुत बनाया गया इसको। फिर इसके बाद में हमारा जो है तो नवंबर 2014 से इसमें से ऑपरेशन शुरू हुआ, और करते करते 2014 से 2022 अभी 8 साल हो गए इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे। और आज हमारे सामने फिर से बताना चाहूंगा विनोद त्रिपाठी जी, डायरेक्टर ऑपरेशंस साया जी होटल्स भोपाल में पदस्थ है। और ये जो सफर है आपका, ये आपने बताया बहुत सपोर्ट रहा फैमिली का। फैमिली में और कौन कौन है, बच्चे वगैरह? सर मेरे 2 बेटे हैं, मेरी मदर हैं जो मेरे साथ में ही है, भोपाल में ही है, और मेरा छोटा भाई है जो कि छत्तीसगढ़ में रहता है, पुलिस में है वो, और फादर है नहीं जी।
तो अभी मेरी फैमिली है, मतलब मेरी मदर है, मेरी वाइफ तो है, मेरे बच्चे दो अभी पढ़ रहे हैं? जी, दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों कॉलेज में हैं। तो ये जो आपका जो ये हमने सफर सुना, जी आपने अपनी स्ट्रगल संघर्ष जी, शेयर किया, जी, फैमिली जी, सपोर्ट जी, शेयर जी, किया, जी। और आप नीचे से ऊपर आए। तो जी। ये आप ये जो जनरेशन है जी। उसके लिए क्या मैसेज है, मतलब आपकी जो लर्निंग्स, कुछ अगर कुछ मैसेज देना चाहें सर हमारे देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है। आगे बढ़ने का एक सक्सेस के लिए एक ही रास्ता है, मेहनत मेहनत मेहनत। डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ में ईमानदारी से मेहनत करो। मेहनत आपको जरूर आपके मुकाम तक लेके जाएगी। लाइफ में आगे बढ़ने का गलती से कोई शॉर्टकट से कभी मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंसान को सिर्फ मेहनत ही आगे लेके जा सकती है। तो आज हमारे साथ में गेस्ट हैं विनोद त्रिपाठी जी। उनसे, उनकी जर्नी से हमने सीखा कि जब भी उनको लाइफ में चैलेंजेस मिले, उन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और उनको चैलेंज को ओवरकम करके उन्होंने जो ग्रोथ पाई अपने कैरियर में, उसकी वजह से ही वो आज इतने आगे बढ़ पाए हैं। विराज फाउंडेशन, फूड सोल, जोशीले परिवार की तरफ से हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने करियर में आगे और बढ़ें। और अगले एपिसोड में हम फिर किसी शख्सियत के साथ में आपको मिलवाएंगे जो जो समाज को प्रेरणा दे सकती है और हम उनसे कुछ सीख सकते हैं। विनोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे लिए समय निकाला। मैं एक चीज खत्म होने से पहले बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि मैंने छत्तीसगढ़ के काफी मतलब ट्राइबल एरिया से मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैं कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं रहा हूँ। हाँ, मतलब ये हिंदी मीडियम से है। और ठीक है, मैंने कोई होटल में, आज मैं इस पोजीशन में हूँ, मैंने कोई होटल मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ने के लिए आपको सिर्फ, मैंने जैसा कि बोला कि मेहनत आपका लक्ष्य आपको कहीं पे भी पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका एजुकेशन का बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम का हो या कहीं का कोई बहुत बड़े स्कूल से पढ़े हों, आप जरूरी नहीं है कि वो एक साधारण बैकग्राउंड से भी आदमी ऊपर पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो बस यही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच आप सबको। थैंक यू। थैंक यू।